Welcome back to tax season 2025. In this episode, we're going to be talking about HRA exemption. नमस्ते ओपी सर, वेलकम। नमस्ते जय। आप मुझे HRA कैसे कैलकुलेट होता है बिल्कुल सरल शब्दों में जैसे आप बताते हैं वो बता दीजिए। जय, सबसे पहली बात तो जो मैं बताना चाहूंगा कि ये डिसाइड करने के लिए कि आपको ओल्ड या न्यू टैक्स रेजिम में से कौन सा रेजिम सिलेक्ट करना है, एचआरए सबसे बड़ा कंपोनेंट है। एचआरए का एग्जम्पशन ही डिसाइड करता है ज्यादातर केसेस में कि न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट करना है कि ओल्ड को करना है। तो चलिए आपके सवाल को मैं पहले जवाब दे दूं कि एचआरए का एग्जम्पशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। जी, पहली बात ये डिपेंड करता है कि आप का एम्प्लॉयमेंट किस सिटी के अंदर है। यदि हम बात करें 4 मेट्रोस की, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, तो वहां के लिए जो कंपटीशन का फार्मूला है वो अलग है। 4 मेट्रोस के अलावा वहां का कैलकुलेशन का फार्मूला अलग है। तो फार्मूला क्या है कि आपको जो एक्चुअल एचआरए मिला या आपकी जो बेसिक पे है, और डियरनेस अलाउंस तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर में नहीं मिलता है, तो बेसिक पे का जो 10% है उसको हम जब एक्चुअल रेंट जो हमने पेमेंट कर रहे हैं उससे माइनस करते हैं, या 40% ऑफ योर बेसिक पे, इन तीनों में से जो कम होता है उसका आपको एग्जम्पशन मिलता है अदर देन मेट्रोस। मेट्रोस की यदि बात करें तो क्या चेंज होगा कि आपको जो एक्चुअल एचआरए मिला या बेसिक पे का जो 10% है उसको हम जब एक्चुअल रेंट जो हमने पेमेंट कर रहे हैं उससे माइनस करते हैं। तीसरा 50% ऑफ योर बेसिक पे, इन तीनों में से जो कम होगा उतना एग्जम्पशन आपको एचआरए के अंदर मिलेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एचआरए कैलकुलेशन का। सर, नाउ दैट यू मेंशन सिटीज, मैंने जब जॉब करना शुरू किया था तब मैं बॉम्बे में रहती थी। करीब 3 महीने पहले ही मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई हूँ। तो जो मेरा एम्प्लॉयर है, लेट्स अज्यूम कि वो सेम रहा है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर फॉर 9। मतलब आपकी मतलब ट्रांसफर हो गया? जी, मेरा ट्रांसफर हो गया है, एम्प्लॉयर सेम है। ओके। ऑफिस लोकेशन चेंज हो गई है, सैलरी में कोई अंतर नहीं है, पूरे साल में एक ही सैलरी स्ट्रक्चर रहा है मेरा। ठीक है। तो इस केस में एचआरए कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट आएगा? एक बार आप क्लैरिफाई। इफेक्ट तो आएगा। ओके। क्योंकि आप जितने मंथ बॉम्बे में रही हैं उसके एचआरए का एग्जम्पशन का कैलकुलेशन बॉम्बे के हिसाब से होगा, और जितने समय आप बेंगलोर में रही हैं उतने मंथ का कैलकुलेशन बेंगलोर के हिसाब से होगा। वेरी इंटरेस्टिंग सर। आई विश बैंगलोर वाज वन ऑफ द सिटीज दैट हैड 50% दो, क्योंकि रेंट तो यहाँ पे भी अभी बहुत बढ़ रहा है। बट नेवरदलेस, गुड टू नो, आई विल फॉलो दिस रूल। इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। हाँ भाई, आपको 50% का एग्जम्पशन तो नहीं मिल रहा है ना, आपको 40% का एग्जम्पशन तो नहीं मिलता है। अल्टीमेटली एग्जम्पशन तो वो मिलता है जो मैंने बोला, तीनों में से जो कम कंपोनेंट में जो कम होगा। लेकिन है, क्योंकि यदि आपको माने कि 50% ऑफ बेसिक पे लोएस्ट है जी में से, तो आपको 50% तक मिल जाएगा बॉम्बे के अंदर, जो बेंगलोर के अंदर 40% रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, या नॉन मेट्रो 40% रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। एंड सर, अभी मेरी एक फ्रेंड है, वो तो वर्क फ्रॉम होम कर रही है। उसके पेरेंट्स जिस घर में रहते हैं उसका रेंट वो पे करती है, तो क्या वो एचआरए क्लेम कर सकती है? तो कैसे एचआरए का एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। एचआरए का एग्जम्पशन तो एम्प्लॉय के लिए है, पेरेंट के लिए नहीं है। कैसे मिलेगा एचआरए का एग्जम्पशन? एचआरए का एग्जम्पशन तो कैलकुलेट होगा, आपका इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 1013 है, उसके अनुसार ये आपको स्पेशल अलाउंस दिया गया है। काय के लिए दिया गया है? आपको जिस सिटी के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो कास्ट है उसको इनकर करने के लिए, और इसलिए सिटी के हिसाब से
हमने बोला कि 40% और 50% की लिमिट भी डिफरेंट है। गॉट इट। और सर एक दूसरी फ्रेंड है, वो अपने पेरेंट्स को ही रेंट पे करती है, उनके पेरेंट्स का खुद का घर है, वो एवरी मंथ कायदे से अपने पापा को देती है पैसे, तो क्या वो एचआरए क्लेम कर सकती है? वो उस घर में रहती है जो उसके यस। पेरेंट्स का है, हाँ, तो वो एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है। अंडरस्टूड सर। एंड सर अगर मान लीजिए कि मैंने फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट 8 months रेंट पे मैं रही, फॉर एग्जाम्पल बैंगलोर, लास्ट 4 months मान लीजिए कि मैं अपने घर जाके रहने लगी, ठीक है, तो घर पे मैंने रेंट पे नहीं किया, ठीक है। 8 months का मैंने रेंट पे किया, इस केस में मैं कितने मंथ्स का एचआरए क्लेम कर सकती हूँ? एचआरए का एग्जम्पशन 8 मंथ का ही कैलकुलेट होगा, 8 मंथ की पे कंसिडर होगी, 8 मंथ का एचआरए कंसिडर होगा, रिमेनिंग जो 4 मंथ का एचआरए है आपका वो पूरा टैक्सेबल होगा। गॉट इट। तो सर अगर मान लीजिए ये 8 months मैंने रेंट पे किया लैंडलॉर्ड को, और फिर जो 4 months मैं घर पे रही थी तो मैंने मेरे पापा को पे किया रेंट, तो मैं 12 months का कर सकती हूँ डिपेंडिंग ऑन सिटी रेट्स वगैरह जो आपने बताए? नहीं, लेकिन आपको पापा कहाँ रहते हैं? घर पे, दिल्ली। और आपका ऑफिस कहाँ है? बैंगलोर। तो आप कैसे कर सकते क्लेम? नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? बैंगलोर में। बैंगलोर। कोविड के बाद एक लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि हमारा एम्प्लॉय कैसे वर्क फ्रॉम होम। वही सर, लास्ट 4 months वर्क फ्रॉम होम था, घर जाके रही मैं। तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? आपको एचआरए दे रहा है आपका एम्प्लॉयर, आप घर लीजिए बैंगलोर के अंदर। आईटीआर फाइल करते समय एचआरए से रिलेटेड कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए हमारे पास? आपको पता है कि सबसे पहले तो आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना होता है। यदि आप एचआरए का एग्जम्पशन क्लेम कर रही हैं जी, तो यदि आप 1 लाख से ज्यादा एक ईयर के अंदर आप रेंट का पेमेंट करती हैं लैंडलॉर्ड को, तो आपको उसको परमानेंट अकाउंट नंबर देना पड़ता है, लैंडलॉर्ड का नेम और एड्रेस देना पड़ता है आपके एम्प्लॉयर को, तभी वो आपको टीडीएस जो सिलेबस होता है उसको डिडक्ट करते समय आपके एचआरए के एग्जम्पशन को कंसिडर करता है। अब हम जब रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि आपने एक्चुअल रेंट का पेमेंट आपके लैंडलॉर्ड को किया है। वो एविडेंस चाहिए, वो आपका एग्रीमेंट होगा। अब तो आजकल आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं रेंट को। यस, यूपीआई से करती हूँ सर एवरी मंथ। तो आपके पास तो रिकॉर्ड है बैंक का। जी, वो रिकॉर्ड है। इस केस में रिसीट जो हम बात करते हैं, रिसीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एविडेंस से प्रूव करना कि आपने एक्चुअली रेंट का पेमेंट अपने लैंडलॉर्ड को किया है। सर एक और क्वेश्चन था कि एचआरए एग्जेम्पशन और रेंट पर टीडीएस, इनके बीच में कोई कनेक्शन है क्या? यदि आप 50,000 से ज्यादा पर मंथ रेंट का पेमेंट कर रहे हैं और वो लैंडलॉर्ड रेजिडेंट है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 2025-26, इसके अंदर 2% टीडीएस करना होता है। और ये जो 2% टीडीएस है वो आपको हर मंथ करने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये टीडीएस कर सकती हैं, लेकिन आपकी टेनेंसी खत्म हो रही है, आप दूसरे मकान में शिफ्ट हो रही है, तो उस मंथ के अंदर आपको टीडीएस करना होगा 2% के हिसाब से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने बात करी रेजिडेंट की। यदि आपका नॉन रेजिडेंट लैंडलॉर्ड है और उसको आप रेंट का पेमेंट कर रही हैं, तो भूल के भी इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि हमको 2% का टीडीएस करना है। ये आपको 30% के रेट से टीडीएस करना होगा और प्लस 4% सीज भी उस पर एप्लीकेबल हो। तो सर एचआरए एक कंपोनेंट है, सैलरी स्लिप में एक अमाउंट दिखता है, तो जितना अमाउंट दिखता है हम वो पूरा क्लेम कर सकते हैं क्या? आप कर सकती है। ओके। यदि वो आपके, हमने 3 कंपोनेंट बताए
उस पे से वो मिनिमम है तो आप कर सकते हैं। गॉट इट सर। अगला क्वेश्चन सर, कि अगर मैं रेंट पे रह रही हूँ और एक और घर है मेरा रेंट पे, लेट्स से जो मैंने एग्जांपल दिया था बॉम्बे बैंगलोर का, एक बॉम्बे में एक बैंगलोर में, ऑफिस बैंगलोर में, मैं दोनों घर पे HRA क्लेम कर सकती हूँ? कैसे कर सकते हैं आप? आपका एम्प्लॉयमेंट बेंगलोर में है तो आपको तो एक ही घर के ऊपर रेंट का एग्जम्पशन मिलेगा ना, दो पे कैसे मिलेगा? और सर मान लीजिए कि पेरेंट्स भी रेंट पे रहते हैं, वो रेंट मैं ही पे कर रही हूँ और मैं मेरे घर का भी रेंट पे कर रही हूँ, उस केस में मैं नहीं क्लेम कर पाऊंगी दोनों घर का? आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो एम्प्लॉयर है वो आपके लिए HRA दे रहा है, आप जो रेंटल कास्ट इनकर कर रही हैं, तो अब आप आपके पेरेंट रह रहे हैं एक मकान के अंदर, उनका रेंट आप पे कर रही हैं, तो ये तो आपका पर्सनल ऑब्लिगेशन है ना पेरेंट के लिए, एम्प्लॉयर का तो नहीं है। So thank you so much, sir, for answering all my questions, my friends' questions, and viewers' questions about HRA exemption. इट्स माय प्लेजर जुहे। Thank you so much. I hope you also have a lot more clarity on HRA exemption. Stay tuned.